अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। हम लोग पिछले 3 वीडियो से हम लोग प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टुडे इज़ द लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। इससे पहले हमने 3 हिस्सों में जो विलियम वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोइट्री थी वो डिस्कस की, उनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उनका जो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज है वो हमने डिस्कस किया। उनमें कुछ उनके डिफरेंसेस भी थे उनके अपने फेलो यानी एस.टी. कॉलरिज के साथ, वो हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज़ अ पोइट, पोइट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लैंग्वेज, पोइटिक डिक्शन, पोइट की डेफिनेशन, इन सब चीज़ों से होते हुए हम लास्ट पार्ट तक पहुँचे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन के विच इज़ द यूज़ ऑफ मीटर। यूज़ ऑफ मीटर पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, अगेन जस्ट लाइक हिज होल बुक आर कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ एक्सेप्टेबल हैं, कुछ नहीं हैं। क्यों नहीं हैं ये हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ही इंट्रोड्यूसेस मीटर because he wants to create a pleasant effect and he wants to add it in poetry because according to him it gives pleasure to man while one is reading poetry। तो जो मीटर है it gives pleasure, मीटर एक प्लेजर देता है, एक आप कह लें कि आपको एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग देता है। ये तो होगी इसकी प्राइमरी आप कह लो कि इसका एस्पेक्ट हो गया। उन्होंने कुछ बाकायदा इसको रेगुलराइज किया है, उन्होंने कुछ रीजंस दी हैं बाकायदा वाई ही हैज़ चोजन मीटर, वाई ही हैज़ टेकन अप मीटर एज वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस फॉर हिज पोइट्री। नंबर 1, he says meter is a regular and would in fact serve to be the tempering influence on the readers। Regular क्या है? Regular and would serve to be the tempering influence। It is something which is very regular, very orthodox in nature, orthodox in shape। एक ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर जो एक बैलेंसिंग इफेक्ट रखती है, सॉफ्टनिंग इफेक्ट रखती है, पैसिफाइंग इफेक्ट रखती है। तो अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ मीटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक लिमिट्स में, एक मार्जिन के अंदर, एक आप कह लो कि बैलेंसिंग इफेक्ट के साथ हीट ऑफ इमोशंस को बैलेंस करने और जो एक्सट्रीम पैशन हैं, फीलिंग्स हैं, उनको सॉफ्टन करने के लिए मीटर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। पहली उनका आर्ग्यूमेंट ये है। नंबर 2, ही सेज इट एक्ट्स एज अ डिस्टेंसिंग एजेंट। द पेनफुल सीम्स रिमोट एंड मोर टॉलरेबल। Of course one man can experience more than one emotions and feelings at the same time। Man can feel pleasant feeling, he may have painful feelings, he may have some feelings which are neither painful nor what you call pleasant feeling। तो जो मीटर का काम है, मीटर का काम ये है कि ये आपकी जो पेनफुल इमोशंस हैं, पेनफुल फीलिंग्स हैं, वो वहाँ से आपको दूर रखता है। मीटर वुड एक्ट एज एन एजेंट विच इज़ कॉल्ड डिस्टेंसिंग एजेंट, और ये आपके पेन को कम करेगा, मिजरी को कम करेगा, एंगुश को कम करेगा, और आपको ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाएगा लाइफ को और आपके पैशंस को। दैट्स वाई वो कहते हैं कि ये एक टॉलरेबल हद तक आपकी इमोशंस को लेके आता है, यानी आपके दुख या आपकी जो तकलीफ़ है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको वो मिनिमाइज करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ मिंगलिंग ऑफ प्लेजर विद पेनफुलनेस। ये एक बड़ा कमाल चीज़ है, मिंगलिंग ऑफ पेनफुल और व्हाट यू कॉल प्लेजर। प्लेजर और चीज़ है, पेनफुलनेस और चीज़ है, तो इन दोनों को मिक्स करना, इनको कंबाइन करने का काम जो है वो मीटर करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स डिवाइसेस। नंबर 3, it provides a contrast which is conducive to pleasure। अब कंट्रास्ट या बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो किस तरह से है कि विलियम वर्ड्सवर्थ यूजेस सिमिलीज एंड मेटाफर्स, कंट्रास्टिंग इमेजेस। कंट्रास्टिंग इमेजेस वो इसलिए यूज़ करते हैं जस्ट टू क्रिएट
एक इसमें एक डिवाइस है टू क्रिएट a poetic effect with the help of metaphors and similes in such a way that sometimes you compare a similar object with a similar object, sometimes with dissimilar with similar, sometimes with dissimilar with dissimilar. तो ये एक ऐसा इफ़ेक्ट पैदा होता है आपकी इसमें पोइट्री के अंदर कि जो ज़्यादा कंड्यूसिव है टू प्लेजर। अब प्लेजर है क्या, प्लेजर कैसे सीख की जा सकती है, प्लेजर कैसे हासिल की जा सकती है? वो एक ही सूरत में हो सकती है कि आपकी जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में रहें, टेम्पर में आपका जो एक इन्फ्लुएंस है वो प्लेजेंट हो, कंट्रोल में हो, ना बहुत ज़्यादा खुशी वाले जज्बात बने, ना बहुत ज़्यादा दुख वाले बने। तो ऐसे इमेजेस यूज़ करके मेटाफर्स एंड सिमिलीज यूज़ किए जाएं कि जिनके ज़रिए कि जिनकी हेल्प से वो एक बैलेंस वाला माहौल जो है वो क्रिएट कर सके। लेकिन ये कि दो कंट्रास्टिंग चीज़ों को भी आप इस तरह से कंट्रास्ट करें या उनको आपस में कंपेयर करें कि वो एक प्लेजर वाली फीलिंग दे, तो ये उनके ख्याल में ये एक पर्पज़ है इस मीटर का। 3 मैंने आपके सामने बोले, दिस इज़ द थर्ड वन। लेकिन इन तीनों की अगर बात करें या ओवरऑल बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो डिफेंस है मीटर का वो कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। उनका जो डिफेंस है वो बड़ा वीक रहता है। नेक्स्ट ही मेंशंस दैट मीटर टेम्पर्स द पेनफुल फीलिंग्स इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन। अब हम इसके इसी एक क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में हम पहुँचे, ये जो यूज़ ऑफ मीटर है कि चलें मीटर तो यूज़ उन्होंने कर लिया, किया किस काम के लिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग मीटर। सो अगर मैं ये कहूँ कि हम लास्ट हिस्से में इस क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं, व्हाट इज़ मीटर and why it has been taken by William Wordsworth and what purpose does it serve in poetry or in poetic creation। तो जो अगला हिस्सा है कि ये लिया क्यों और ये इसकी इनके पोइटिक क्रिएशन में ये किस तरह से काम आता है। तो पोइटिक क्रिएशन के उन्होंने 4 स्टेजेस बनाई। फर्स्टली ही डिफाइंस पोइट्री, हम सब ने लास्ट टाइम भी हमने पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये जो आखिरी वर्ड्स हैं इन पर ज़रा गौर कीजिएगा। एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स गैदर्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थ्रू ऑब्जर्वेशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये आखिरी जो वर्ड्स हैं उनको जहन में रखिएगा, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। 4 स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ in his poetic creation. Number 1 is observation. Number 2 is recollection, contemplation, and imaginative excitement. To know what is observation. As always, for all kinds of art or knowledge or different branches of learning, observation is the key. Observation सबसे पहले एक पोइट जो है वो ऑब्जर्व करता है, पहले वो अपने इर्द गिर्द को देखता है, नेचर की मैनिफेस्टेशंस को देखता है, वो वाक़यात देखता है, वो लोगों से मिलता है, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, वो इमोशंस लोगों के देखता है, वो रिलेशनशिप्स देखता है। तो ही ऑब्जर्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड हिम इन हिज सराउंडिंग्स, स्पेशली ही गेट्स दैट इंस्पिरेशन आउट ऑफ फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड नेचर फर्स्टली। नंबर 2 रिकलेक्शन, he stores all those observations in his mind, and when he is alone he recollects those memories. Firstly he observes, he stores all those observations and knowledge gained through it and stores it in his mind. जब अकेला होता है he recollects, दोबारा से याद करता है, माइंड में रखता है और उनको एक अरेंज करता है, एंड देन ही स्टार्ट्स कंटेम्पलेटिंग। फिर वो उन पर कॉन्टेम्पलेशन करता है, सोचता है एक एंगल से दूसरे एंगल से। ही गिव्स अ डीप थॉट टू द ऑब्जर्वेशंस विच ही हैव ऑलरेडी हैड इन रिसेंट पास्ट और इन रिमोट पास्ट। उसके बाद जब कॉन्टेम्पलेशन वो कर लेता है, उस पर काफ़ी देर गौर व खोज कर लेता है, मेडिटेशन कर लेता है, तो देन द लास्ट स्टेज कम्स, दैट इज़ इमेजिनेटिव एक्साइटमेंट। ना इमेजिनेटिव एक्साइटमेंट में वो उस वाक़यात के अंदर अपनी इमेजिनेशन का कलर यूज़ करता है, इमेजिनेटिव फैकल्टी यूज़ करता है, उनको यहाँ से फिर उसकी क्रिएशन स्टार्ट होती है। उन ऑब्जर्वेशंस को अब वो एक नए रंग से या अपनी ज़ाती इमेजिनेशन के साथ मिक्स करके, कंबाइन करके अल्फाज का रूप देगा और लिख के तो हमारे सामने लेके आएगा।
So here comes the role of imaginative excitement. So all in all, to William Wordsworth, poetry is a process of communication. इस communication में which takes place in the sphere of emotions in which meter helps. Basically ये जो communication है, it is the communication of feelings and emotions through words, through the medium of words to the readers. और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प जो करता है उसमें वो पोइटिक डिक्शन और उसकी जो सोशल सर्कमस्टांसेस है वो तो हैं, जो सिंपल थीम्स है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल डिक्शन है, वो सारी अपनी जगह पर, बट मीटर हेल्प्स अ लॉट इन creating poetry and in this poetic process. So overall, his theory of poetry is famous for his romantic slant. When I say romantic slant, it means it has got an imaginative color. With the imaginative color मौजूद है इसमें, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है इसमें समटाइम्स आपको स्पिरिचुअलिटी नज़र आती है, इसमें आपको डिविनिटी नज़र आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ये एक ऐसी पोइट्री थी विच वॉज नोवेयर देयर इन द रीसेंट पास्ट. जब ये लिख रहे थे तो पास्ट में इस तरह की पोइट्री मौजूद नहीं थी. सो these were some of his views about meter and why meter is there, why he takes up meter for his writing, और फिर ये जो मीटर है ये उसके पोइटिक क्रिएशन में कैसे एक्ट करता है. These were some of his views. Overall, in the end, if I can sum it up, the whole book of the lyrical ballads by William Wordsworth, तो मैं इस नतीजे पे हम पहुँचते हैं along with some of if we go through some of the critics या students, अगर हम as a student हम इसको पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि basically William Wordsworth along with his fellows, he tried to simplify the poetry. Before that, poetry was based on some superfluous thoughts, exaggerative kind of language, exaggerated way में लिखी जाती थी, ज़्यादा classical style था उसका, reason based थी, imagination का रोल कम था, nature का रोल कम था. So it was basically return to nature and revolt against that classicism. So here ends, I can sum it up here. Here ends the textual analysis of lyrical ballads, and with the next video I'll come before you in very soon. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. Thanks for watching.